रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। जब चुनाव सिर पर होता है तो नेताओं की चाल ही अलग होती है। 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचते हैं। लेकिन आज खबर फास्ट के मंच पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ जुड़ेंगे रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, जो करेंगे पिछले 2 साल में रोहतक हलके में उन्होंने कितना विकास किया है इस पर बात। साथ ही देंगे रोहतक की जनता के सवालों का सीधा जवाब। रोहतक विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण सीट है। हरियाणा की राजनीति का केंद्र रोहतक माना जाता है, मुख्य केंद्र माना जाता है। सियासतदानों के बीच सीट को जीतने की होड़ लगती है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, दोनों ही चुनाव में यहां से जीतने वाले की गूंज सुनाई देती है। इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारत भूषण बत्रा रोहतक से विधायक हैं, जो आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हमारे साथ जुड़ेंगे। मौजूदा समय में वो रोहतक से विधायक हैं, जो कई बार बहुत जोर शोर से किसानों का मुद्दा भी उठाते रहे हैं। 2019 में भारत भूषण बत्रा ने रोहतक विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर को 2735 वोटों से हराया था। सहकारिता राज्य मंत्री थे मनीष ग्रोवर उस वक्त, लेकिन उन्हें हराकर जीत दर्ज की थी 2735 वोटों से। 2014 के विधानसभा चुनाव में रोहतक सीट पर बीजेपी के मनीष ग्रोवर विधायक चुने गए थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा रहे थे। लेकिन 2019 में बीबी बत्रा रोहतक जिले के विधायक चुने गए। 2 साल का वक्त बीत चुका है। इन 2 साल में कितना विकास हुआ और आगे के 3 साल के लिए विधायक साहब का क्या रोड मैप है, शहर के लिए क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर हम करेंगे सीधे भारत भूषण बत्रा यानी कि बीबी बत्रा से बात। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारत भूषण जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी सर, हम आपसे इस पर बातचीत शुरू करेंगे और सवाल हमारे भी हैं, सवाल आपके हलके की जनता के भी हैं। पहले सुन लेते हैं कि आपके हलके की जनता क्या सवाल आपसे कर रही है, उसके बाद हम करेंगे आपसे उन पर सवाल। चलिए, सबसे पहले सुन लेते हैं रोहतक हलके की जनता का क्या है कहना विकास को लेकर। मेरा नाम हर्ष कुमार है। मैं रोहतक के विधायक से ये अपील करता हूँ कि रोहतक विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी बसें चल रही हैं, माननीय विधायक जी उनका पास का संचालन दोबारा से करवाएं, शुरू करें। और जो कॉलेज वगैरह हमारे खुले हैं अभी, उसमें ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, ऑनलाइन ही लग रही हैं। तो कृपया करके मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो हमारे डीन, हमारे वीसी को बोलें कि आप ऑफलाइन क्लासेस लें। विनोद कुमार, रोहतक विधानसभा से। और हमारे यहाँ अमृत योजना के तहत बीजेपी सरकार में काम शुरू किया गया था, जो कि सारी गलियाँ पाट के डाल रखी हैं, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है। और इससे पहले जो सरकार थी उसने हमारे को पानी की टंकियाँ दी थी और पानी बिल्कुल ठीक मिल रहा था। इसमें ना ही तो पानी मिल रहा है और ना ही कहीं से आने जाने का रास्ता है। हाँ वीरेंद्र है, हमारे को पानी की दिक्कत है भाई। ये पाइप लाइन नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ मतलब हमारी कॉलोनी में पाइप लाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारे को पानी की दिक्कत है। हम यहाँ मोड़ पे भरने आते हैं, यहाँ लाइन लगी रहती है। हाँ भाई, घंटा भी लग जा, आधा घंटा भी लग जा, पौना घंटा भी लग जा। तो विधायक के पास गए हैं? हाँ गए हैं। हाँ, वो कहते हैं भाई हो जाएगा हो जाएगा। 1 सप्ताह होगा पानी नहीं आता, पीने के लिए परेशानी है। यहाँ आते हैं, यहाँ 100 आदमी लाइन लगी रहती है। 3 किलोमीटर कहाँ से ले आए पानी? तो विधायक क्या कह रहे हैं आपके? क्या कहते हैं, एक बार पानी 1 सप्ताह पानी आता है, उसके बाद फिर 1 महीना 20 दिन फिर पानी नहीं। जाके देखो 3 नंबर गली में टैंकरों की लाइन लग रही है। मेरा नाम ईशांत वर्मा है। मैं एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं भारत भूषण बत्रा जी से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पेपर बार बार लीक होते हैं, उन्हें आप विपक्ष के नेता हो तो उन्हें आप सरकार में आगे प्रोसीड करें कि वो आगे ना हो। और इन्हें हमारा इसमें बहुत टाइम भी ख़राब होता है। हम बार बार तैयारियां करते हैं, फिर वो पेपर लीक हो जाते हैं और फिर हमारा इससे टाइम ख़राब होता है, पैसा ख़राब होता है। अंकुर सपड़ा, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक से प्रभावित दुकानदार।
हम मंत्री जी से 3 साल से चक्कर काट रहे हैं। 3 साल हो गए उनको भाई। उन्होंने शुरू में कहा था भाई पहले बसाएंगे फिर उजाड़ेंगे। पहले उन्होंने हमारी दुकानें तोड़ दी। अब हम उनके पास चक्कर काट काट के थक गए। हमारे को कह रहे हैं भाई, अब पिछले हफ्ते भी आए थे, पिछले हफ्ते भी कह गए अब तुम्हारे दुकानों का हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम चक्कर काटते जा रहे हैं। मैं गांधी कैंप का निवासी हूँ जी। और समस्या तो हमारी ये है सर, पानी, सीवर और बिजली, मेन तो जो मूलभूत सरकार द्वारा हमें सुविधाएं दी जाती हैं उनमें से कुछ भी नहीं है। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बिजली की तारें लटक रही हैं, कट बहुत लंबे लंबे हैं। तो समस्याएं यहाँ पर कई सामने आ रही हैं। कुछ समस्याएं कुछ वक्त पहले शुरू हुई हैं तो कुछ समस्याएं लंबे वक्त से बनी हुई हैं। कब होगा इनका समाधान, इस पर ही हम करेंगे सीधी बातचीत कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के साथ, जो कि रोहतक से विधायक हैं। बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। और आपने खुद सुना, आपके क्षेत्र की जनता, हल्के की जनता जो है किन समस्याओं से परेशान है। सबसे पहले बात यहाँ पर पीने के पानी की समस्या को लेकर और जल जमाव की समस्या को लेकर, ये समस्या जो है कई जगह पर सामने आ रही है। आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है, कब तक ये हल होगी? आवाज नहीं आ रही सर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको सर। आप बताइए, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो समस्याएं आप देख सकते हैं, सवाल भी हैं उन समस्याओं को लेकर। केसरी नगर गीता कॉलोनी में अंडरपास बनने के बाद से जल भराव की समस्या देखी जाती है। वर्षा के बाद कब मिलेगी जल भराव की समस्या से, ये सवाल है जनता का। इसके अलावा अमृत योजना का नहीं मिल रहा लाभ, बिजली कट से भी लोग परेशान हैं, ये समस्या है। और सवाल यही कि बिजली कट से मुक्ति कब, अमृत योजना का लाभ क्यों नहीं। कई वार्ड में पानी की समस्या, दूर दराज से हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर हैं लोग। सवाल, पीने के पानी की समस्या कब होगी दूर। बीबी बत्रा, भारत भूषण बत्रा कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस से विधायक हैं, रोहतक के विधायक हैं और रोहतक की जनता इनसे कर रही है सीधा सवाल। कई योजनाओं को लेकर इन्होंने खुद भी आवाज उठाई और कई आरोप भी यहाँ पर लगाए कि जो पूर्व मंत्री हैं वो खुद यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार से जांच की मांग की। खासकर अमृत योजना को लेकर इन्होंने मुद्दा उठाया था, जिस पर कहा था कि विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत भूषण बत्रा, रोहतक के विधायक। सर, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अभी हमने आपको कई लोगों की बात सुनवाई। कई लोगों ने ये परेशानी अपनी बयां की कि पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, हैंडपंप से पानी लाने को मजबूर हैं, टैंकर्स जो हैं उनके जरिए पानी आ रहा है, तो नल से पानी क्यों नहीं, जल की समस्या का हल कब? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मूलभूत जो सुविधाएं हैं जी, निवासी को देनी चाहिए। ये सरकार एक निकम्मी सरकार है, इनके पास न तो प्रेफरेंस है और जो सरकार लोगों को पानी नहीं मुहैया कर सकती, वो लोगों का भला क्या करे। सिस्टम में इतनी बुरी हालत इन्होंने कर रखी है, सारा सिस्टम इनका शटर हुआ पड़ा है इस बात के लिए। और मैं इनसे काफी बार अनुरोध कर चुका हूँ, विधानसभा में मैंने उठाया इस बात के लिए। ये जस्ट बहाने मारते हैं इस बात के लिए कि पानी पहले 2 साल पहले या हमारे समय पानी बिल्कुल ठीक मिलता था। ये अमृत योजना का एक बहुत बड़ा फ्रॉड रोहतक के ऊपर डाला गया है। पाइपें डाल दी, सोर्स नहीं है, सीवेज पाइप डाल दी, उसका एग्जॉस्ट नहीं है, कहीं भी उसकी व्यवस्था में बहुत गड़बड़ है। अगर इनको बदलने की बात करते हैं सर, ये गड़बड़ जो है इसका समाधान कौन करेगा, इसे दूर कौन करेगा? आप प्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र की जनता के, हल्के ने आपको, हल्के की जनता ने आपको चुन के भेजा है, वो उम्मीद आपसे लगाए बैठी है कि उनके विधायक आएंगे, देखेंगे, समस्याओं को दूर करवाएंगे, सरकार तक उनकी बात पहुंचाएंगे। ये एक ऐसी सरकार है, ऐसी निकम्मी सरकार है और ऐसे निष्क्रिय अधिकारी है कि जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं में विधायक परसू कर सकता है, अधिकारियों से बात कर सकता है और कोई समस्या का समाधान करवा सकता है। और ये अधिकारियों के कानों पे जू ही न रेखती हो तो उसका क्या हाल होगा? यानी आपके कहने का मतलब है कि अधिकारी भी नहीं सुनते हैं विधायक की बात?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बात आप गलत बात करिए। अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारी गवर्नेंस नहीं देते हैं। तो काम क्यों नहीं करते? ये समाधान नहीं करते। अगर काम नहीं करते, समस्या बात पर ध्यान नहीं धरते। हरियाणा के अंदर ये समस्या है, इन्होंने सारे हमारे इस बारिशों के अंदर सारे के सारे सीवरेज प्रणाली का और पीने की पानी की समस्या का ये सरकार किसी हालत में उसका समाधान नहीं कर रही है। इस बात फंड्स मुहैया नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, लोगों का जीना इन्होंने दुभर किया हुआ। इस बात मेरी क्यों नहीं सुनेंगे? मेरी तो मैं इनकी खाट खड़ी कर दूंगा अगर मेरी नहीं सुनेंगे तो। इस बात के लिए बात तो अगर आप कह रहे हैं अधिकारी आपकी बात सुनते हैं, तो फिर अभी तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? क्यों यहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं मिल रही? पाइपें बहुत पुरानी है, सीवरेज सिस्टम जो है वहाँ पर डलना चाहिए। सीवरेज सिस्टम में कहीं पर रिसाव है, उसका समाधान ये नहीं कर रहे। एक फॉल्ट को निकालने में 5-5 दिन लगा देते हैं, 6-6 दिन लगा देते हैं। सीवरेज सिस्टम में बारिशों में सारा शहर का सीवरेज सिस्टम ध्वस्त हो गया, इतना बुरा हालत हो गया कि लोगों के सड़कों के ऊपर कीचड़ आ जाता है। ये अधिकारी इस बात की सुनते ही नहीं है, इनको सरकार को किसी गवर्नेंस की फिक्र ही नहीं है। ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार ना की बात सर, लेकिन समस्या कैसी तरह से हल हो जाएगी? आप सरकार पर इस बात का ठीकरा फोड़ देंगे कि सरकार जो है वो नहीं करवा रही है? लोग अपनी समस्या का समाधान किससे करवाना चाह रहे हैं? काइंडली यू इम्प्रूव योर लैंग्वेज। ठीकरा फोड़ने वाली बात नहीं है, सरकार की ठीकरा फोड़ नहीं सर, आप ही तो कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, करवा नहीं रही है, सुनती नहीं है, तो वो सुनेगी कैसे? भुगतना पड़ रहा है। क्या विधायक जाके वहां पर जाके थोड़ा पाइप लगाएगा? पाइप तो अधिकारी लगाएंगे। अधिकारी की उनको फंड्स मिलने चाहिए, इनकी पाइपें मिलनी चाहिए, इनको सर्वे होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कौन सी पाइप कहाँ पर है, किस हिसाब से चेंज करनी है, कुछ करनी है। इनको लोगों की चिंता ही नहीं है। सिर्फ मेरे रोहतक का हाल बुरा नहीं है, ये सारे हरियाणा का बुरा हाल है। तो पूरे हरियाणा का अगर यही हाल है, तो रोहतक का क्या यही हाल रहने वाला है अगले और 3 साल तक? ये जो समस्या है जिसकी तस बनी रहेगी। विधानसभा में इस बात का सवाल उठाऊंगा मैं। इस समस्या के समाधान के लिए मैं चीफ इंजीनियर तक और ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक मिल चुका हूँ, उनसे मीटिंग कर चुका हूँ। इनको मीटिंग बुलाई है इस बात के लिए, और पूरी व्यवस्था ठीक हो, दुरुस्त हो, उसके लिए मैं पूरी तत्परता से लगा हूँ। इसके अलावा सर, ये जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, इसके बनने के बाद से जो है पानी जो मुआवजे की समस्या है वो लोगों के सामने है, जो लोग हटाए गए। आपने बड़ा अच्छा सवाल पुट किया है, और एक बड़ा अच्छा सवाल भी है। हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि एलिवेटेड ट्रैक की जाए, यहाँ से रेडियो लाइन उठेगी और यहाँ पर 80 फुट का रोड होगा जो शहर के अंदर आएगा और शहर का नक्शा बदल जाएगा, और गांधी कैंप के लोगों का जो जीवन शैली है वो बदल जाएगी यहाँ से। इसका एलिवेटेड का फैसला लेके गांधी कैंप का इन्होंने नुकसान किया है, कोई फायदा इस बात के लिए नहीं किया है। जो लोग वहाँ पर थे उनके बिना तोड़ दिए गए, उनकी बिल्डिंगें तोड़ दी गई, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। 50-50 साल के वो बैठे थे, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये सरकार की एक ज्यादती है, सरकार की हठधर्मी है। और उसके बाद इनको जिस रेट से कहते हैं कि इस रेट से ये मामला हमारे को कंपनसेशन दे रहे हैं, और जो नया मार्केट में शगुफा छोड़ा हुआ है कि आपको वहाँ पर दुकान देंगे, उसमें 3 गुना का अंतर है, और अंतर के बाद वो मार्केट चलेगी नहीं चलेगी इस बात की ये एक इल डिसीजन है। यहाँ पर अगर हमारे टाइम में यहाँ पर रेलवे ट्रैक को खत्म करने का प्लान था, गांधी कैंप के साथ आगे और कॉलोनियां पड़ती हैं, ये जज्जर रोड से लेके 80 फुट की सड़क निकलती और शहर का सारा सिस्टम एक इम्प्रूव होता। क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार का एक फैसला था, ये दीपेंद्र सिंह का एक फैसला था, उसको ये फैसला राष्ट्रीय आया तो उन्होंने इस एलिवेटेड का। तो अगर सर 4 दिन पहले मैं गांधी कैंप में गया था, वहाँ के लोग इतने दुखी हैं, उनका जीवन जीना दुभर हुआ है। गांधी कैंप के व्यक्तियों को इस एलिवेटेड बनने से नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा नहीं। अगर आप कह रहे हैं सर कि जो हुड्डा सरकार ने जो फैसला लिया था वो हर लिहाज से बेहतर था, लोगों के जीवन यापन के लिए भी और जो वहां पर दुकानदार थे उनके लिए भी, तो फिर इस फैसले को पलटा क्यों किया सरकार ने? ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो क्यों बनाया?
ये पता नहीं कहाँ से नॉवल आइडिया लेके आए कि हम यहाँ से रेलवे ट्रैक हटाने के बजाय इसको एलिवेटेड बनाएंगे। एलिवेटेड बनाने का फायदा क्या हुआ? रेलवे लाइन तो वही रही, वही डिस्टर्बेंस रही, वही सारा कुछ। एक इस बात का बहुत बड़ा अंतर है, रेलवे लाइन का उठना और एक एलिवेटेड ट्रैक का बनाना, इस बार भी अंतर है। मैं आपके जो आपके यहाँ पर प्रेस रिपोर्टर बैठते हैं उनके साथ मैं जाने को वहाँ पर तैयार हूँ कि वहाँ पर लोगों का दुख दर्द, मैं 3 दिन पहले भी वहाँ पर गया हूँ, लोगों से मैंने राय ली, उनसे पूछा, कहते हैं कि इस एलिवेटेड का हमारे को किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। और एक नया बाजार है, पुराना बाजार है। नए बाजार में सारा का सारा सत्यानाश कर दिया है। अब ये कहते हैं कि लोगों को इधर एंट्री नहीं है कोई, कहते हैं 15-15 फुट आप जगह दे दो। एक घर रहता है, घर बसता है, सब कुछ है, वो अपना घर तोड़ के किस हिसाब से दे देगा और कौन सी कंपल्सिटी की बात करेगा और घर नहीं, यानी अभी भी जगह के अधिग्रहण की बात सरकार कर रही है। इनको इस प्रोजेक्ट को इस तरह क्रियान्वित करने की सलाह किसने दी? लोगों को उजाड़ने की सलाह किसने दी थी? इन्होंने तो लोगों को उजाड़ दिया। मतलब फायदे की जगह इससे, इस प्रोजेक्ट से नुकसान ही हुआ है और अभी भी अधिग्रहण की बात हो रही है। तो अब जो सर मुआवजे के लिए लोग भटक रहे हैं, उनको कैसे राहत मिलेगी? उनकी आवाज जो है कैसे उठाएंगे आप? शहर हमने सुंदर बनाया था जी, जो इस शहर की व्यवस्था हमने की थी, उसको इस सरकार मेंटेन भी नहीं कर रही है। इस बात की पूर्व मंत्री ने भी 5 साल में शहर में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया। हमारे टाइम में रोहतक के अंदर IMT आई, हमारे टाइम में सुकवा यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल आर्ट्स आई, हमारे यहाँ फुटबॉल डिजाइन आया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया IMT आया, हमारे टाइम में पार्किंग बनी, हमारे टाइम में स्थानांतरण का, सभी मार्केटों का शहर को डिजिटल करने का फैसला हुआ, उनको शिफ्ट करने के लिए। उस प्रोसेस में इन्होंने 5 साल लगा दिए उस बात के लिए, उस शिफ्ट के लिए। हेल्थ यूनिवर्सिटी हमारे टाइम में बनी, आज PGI का बहुत बड़ा स्टेटस है, एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट बनी हुई है, उसको ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। जो कुछ हमने दिया उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। शहर की सफाई की व्यवस्था चरमरा रही है, सड़कें टूटी हुई हैं, हुडा की सड़कें टूटी हुई हैं और बहाना कोरोना मार के, कोरोना करके सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है, लोग दुखी होते रहे। इनको इनके पास इवेंट। सर आप भी तमाम समस्याएं देख रहे हैं जी, लोगों की परेशानी आपने सुनी भी, देखी भी, आपने लोगों की समस्याएं देखी भी, आप खुद कह रहे हैं कि तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। तो इन समस्याओं में से आपने कितनी समस्याएं जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश अपने स्तर पर की है और कितनी का आप देख रहे हैं कि समाधान हुआ है? whether it's issue of supply of the water, contaminated water की जहाँ प्रॉब्लम आती है, मैं पूरा सतर्कता से उसको टेकअप करता हूँ। ऐसी मिस्टर गुप्ता है, उनसे वाटर टेकअप करता हूँ, उनसे फीडबैक मंगाता हूँ और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। अमृत स्कीम का आपने जिक्र किया, कई लोगों ने अमृत स्कीम का जिक्र किया। अमृत स्कीम में सिर्फ लोगों ने और अधिकारियों ने पैसा खाया और कुछ नहीं किया। आप छोटी सी बात का मेरा इनसे जवाब पूछे अधिकारियों से इस बात के लिए कि आपने पाइप तो डाल दी, पाइप डालने के लिए उसका सीवेज का एग्जॉस्ट की कोई STP नहीं बनाया, वो जाएगा कहाँ? खाली प्लाट पड़े हैं, वहाँ पर सीवेज का पानी जा रहा है। जो आपने पानी की पाइप पे डाल दी, आपके पानी का सोर्स नहीं है, कहाँ से पानी आप उठाएंगे और कहाँ तक पहुँचाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम को करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, नोडल एजेंसी जो है वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। कॉर्पोरेशन के पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं, कोई उनके पास ऐसी बात नहीं। काम पब्लिक हेल्थ ने करना था, कर दिया, उसमें कोई लेवल नहीं, कोई कुछ नहीं। इसलिए अमृत का पैसा सिर्फ भ्रष्टाचार के सिर पे चढ़ गया। लोगों को अमृत स्कीम का कोई फायदा नहीं। इस मामले में आपने पूर्व मंत्रियों का भी नाम लिया था कि वो भी इस में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने अपने स्तर पर जो है जो काम करवाना चाहिए था वो नहीं करवाया है। जैसे अभी आपने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग से करवाना था ये काम, लेकिन शहरी निकाय को सौंप दिया गया। तो ये जो मामला है जी, ये मेरे एफर्ट्स थे यहाँ पर कि मैंने सभी जलघरों की इनिशिएटिव लिया कि वाटर वर्क सोनीपत रोड का और दूसरे रोड का इसकी पूरी सफाई हो। यहाँ पर मैम 40% सिल्ट जमा हुई थी। उस सिल्ट का निदान करने के लिए पैसे की सैंक्शन करवाई, AC से बात किया, वहाँ से पैसा आया और कॉर्पोरेशन खाते में वो आया। पानी का अब जो स्रोत है, जो पानी का रिजर्व है, जो रिजर्वायर पानी का है, उसकी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि पीछे से ही सरकार के पास पानी उपलब्ध नहीं है, लोग बहुत दुखी है, पीछे से ही पानी नहीं आता। नहर
17 दिन में आनी चाहिए थी, वो 27 दिन में नहर आती है। क्या लगता है जी? कि सरकार ऐसी सरकार है कि जो बेसिक कम्युनिटीज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, वो भी प्रोवाइड नहीं कर पाई। ये इसी हालत में ये सरकार नहीं कर पा रही इस बात। हमारे टाइम में पार्किंग बनी, अभी तक इनको पार्किंग का समाधान की जिस वो प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें पूर्व जो सरकार के मंत्रियों ने लूट खसूट करनी थी, वो लूट खसूट के प्रोजेक्ट सारे के सारे, चाहे अगर ऐसा हो रहा है, विकास की धारा जो है उल्टी बह रही है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्या ये वजह है कि सरकार जो है प्रदेश में किसी दूसरी पार्टी की है और विधायक जो है किसी दूसरी पार्टी का है हल्के में? ऐसे नहीं है। बात यह है कि कई बार होती है कि जो जुरिडिक्शनल जो ओवरडूइंग होती है वो नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, गार्बेज सिस्टम का बाकायदा उठना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, पीने का पानी ठीक मिलना चाहिए। सीवेज पुराने शहर में बड़ा बुरा हाल है। सारे पुराने शहर में पुरानी पाइपें, इस सरकार को मैं कितनी बार कह चुका कि पाइपें चेंज होनी चाहिए, पाइपें चेंज होगी तो सारी समस्या का समाधान होगा। उसके बिना समस्या का समाधान नहीं होगा। लोग इसी तरह इस बात के लिए आते रहेंगे कि पहले हमारे टाइम में जब बारिशें आती थी, छोटराम चौक के ऊपर 6 इंच 9 इंच पानी आता था और 1-1.5 घंटे में होता था। अब 2-2 फुट पानी वहां पर बारिशों के अंदर आ जाता है। एग्जॉस्ट का सिस्टम नहीं है। जो अधिकारी हैं टोटल एक फेलियर सिस्टम जो है वो इन्होंने अपनाया हुआ है। और जो हमने प्रोजेक्ट किए थे उस प्रोजेक्ट में जहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, एलिवेटेड बना दो, ऊपर वाला तो सर अगर ऐसी बात है तो फिर सत्ता में वापसी जो है, सत्ता में वापसी फिर कैसे कर गई बीजेपी? अगर आप मानते हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, पहले भी तो यही रवैया रहा होगा, यही ढर्रा रहा होगा कामकाज कराने का, तो फिर वापसी कैसे हुई? मैं बता रहा हूँ आपको कि 70 का नारा देती थी, 40 पे आगे खड़ी होगी। आगे आप देखेंगे कि 40 से 10 पे आ जाएंगे। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। ये सरकार एक जो भाईचारे की सरकार होती है, जो इंस्टीट्यूट सरकार होती है, उस सरकार में ये सरकार लोगों को बांटने की सरकार है, लोगों में दरार पैदा करने के लिए सरकार है। ये सरकार एक नाकामयाब सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और पैसे फजूल खर्ची करते हैं, लोगों तक उसका नहीं पहुंचा। आप सीएम विंडो की बात कर लीजिए। सीएम विंडो में कंप्लेंट जाती है एक साल होता नहीं। मुख्यमंत्री आज तक ऐसे देखे हैं कि जो लोगों से मिलकर राजी नहीं है, लोगों को अपॉइंटमेंट देकर राजी नहीं है, दरबार लगा के राजी है, ना कुछ है। ऐसी ये क्योंकि सत्ता में आ गए, अब सत्ता में लोगों को टॉलरेट करना पड़ेगा, बाद में लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन सरकार तो कई अपनी स्कीम्स को लेके कहती है कि वो जो है पारदर्शिता पहले से ज़्यादा लेकर आई है, सिस्टम के अंदर हर एक तक पहुंच हो गई है सरकार की कि आप जो है ऑनलाइन माध्यम से सरकार की योजनाओं से जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। आपका उस ट्रांसपेरेंसी की बात यह है कि जो रजिस्ट्री के स्कैम क्यों हो गए, अनऑथराइज कॉलोनी के स्कैम कहाँ से हो गए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के स्कैम कहाँ से हो गए। तो आप कभी अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कचहरी में करवा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार है। आप कॉर्पोरेशन में जाके अपनी आईडी बनवा के देखो, आपको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार। कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कौन सी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर रिश्वत कोई किसी टाइम में, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में रिश्वत का मैं कोई किसी का वो नहीं कर सकता किसी हालत में, पर जो रिश्वत पहले और भ्रष्टाचार पहले था, अब सरकारी जो काम होते हैं उसमें 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, 4 गुना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है इस सरकार के अंदर, ये। और सबसे बड़ी बात ये, नौकरियों में बुरा हाल है। नौकरी में आपके सामने ग्राम सचिव की नौकरी आई, पेपर लीक हो गया, नौकरियां बिकती हैं। आपके समाचार पत्रों ने, आपके टीवी चैनल ने जबरदस्त कितना कुछ आपके सामने कहा। इस बात के लिए कि 1 करोड़ में आंसर की बिजी, किस बात की सरकार है, कौन सी ट्रांसपेरेंसी की सरकार है, क्या नौकरियां? लेकिन इस पेपर लीक मामले के पीछे सरकार का तो यही तर्क है कि ज्यादा पारदर्शिता सिस्टम में आई है, हम पकड़ धकड़ कर रहे हैं, इसी वजह से ये जो है इतने मामले सामने आए। पूर्ववर्ती सरकार पर्ची खर्ची की सरकार थी, नौकरी जी कांस्टेबल की आंसर की 1 करोड़ में बिके, 10 करोड़ की आंसर किया, सड़कों में घूमती रही, लोगों को घूमती रही। ये पारदर्शिता है, ये करप्शन का बोलबाला है। इससे ज्यादा क्या है? ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ तो उसको बगैर दिए। इस कमीशन ने
नौकरियां बिकती हैं, नौकरियां सड़कों में बिकती हैं, नौकरियां जहां पर कोई सेंटर खुले हुए हैं, लोगों ने खोले हुए हैं, वहां पर नौकरियां बिकती है, वहां पर इस बात की गारंटी दी जाती है कि आप इतने पैसे दो, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ऐसी कुछ सरकार है, ऐसी सरकारी चलती है। और अगर ऐसा ही है जैसे आपने कहा कि नौकरी बिक रही है, तो फिर पेपर लीक के मामले इतने ज्यादा कैसे पकड़े जा रहे हैं? इसलिए पकड़े जा रहे हैं कि वो मैम पेपर लीक तो इसलिए कि आंसर की बिकी और वो कई लोगों को पता लग गया, कंप्लेंट की, उसके बाद ये तो प्रूफ हो गया ना इस बात के लिए कि आंसर की बिकी है। ये आंसर की लीक कहाँ से हुई, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लीक हुआ, वो डॉक्यूमेंट कमीशन के ऑफिस से लीक हुआ, कहीं और से लीक नहीं हुआ, चाहे वो कांस्टेबल की बात हो, चाहे अपना ग्राम सचिव की बात हो, वो कहाँ से पेपर आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, वो पेपर का, और पेपर बिके हर एक चीज, उसमें अधिकारी लिप्त है, इनके कमीशन के अधिकारी लिप्त है, कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो उनकी साजिश और उनकी मिली भगत से ये पेपर लीक नहीं हो सकते। पेपर लीक होने के बाद बात तो वही आ गई कि मैंने 10 लाख का पेपर के मेरे हाथ में लग गया, मैं अगले दिन कांस्टेबल में पीर हो गया, मैंने थ्रू कर लिया, तो मेरे को 10 लाख रुपए लग गए ना मेरे पे नौकरी करने के लिए, फिर क्या बात तो हुई। और जो आदमी जिनके हाथ में वो की नहीं लगी, पेपर नहीं लगी, वो बेचारे मारे गए, उनको कोई नौकरी नहीं है। किस बात की ट्रांसपेरेंसी है, किस बात की लोगों के साथ ये बेइंसाफी। तो ये जो समस्या बनी हुई है, लाखों युवा जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि पेपर में बैठेंगे और नौकरी जो है उनकी लग जाएगी, लेकिन फिर से मामला जो है अटक गया है, लटक गया है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आए, ये समस्या कैसे दूर होगी? विपक्ष जो है इस मामले में किस तरह अपनी भूमिका निभाने वाला है? इस मुद्दे को कैसे उठाएगा, क्या हल होगा? विधानसभा सत्र के अंदर इसमें पूरा जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे हम इस बात के लिए कि पेपर जो लीक हुआ है 1 करोड़ की आंसर की बिकी है, इसका सरकार सदन के ऊपर में। चलिए, आप सदन के पटल पर इस मुद्दे को उठाने वाले एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, समय समाप्त हो रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि विकास जो है हल्के का, वो किसके भरोसे है? जनता किससे आस लगाकर बैठे, आपसे, या फिर इस बात पर वो सब्र शुक्र कर ले कि सरकार ही नहीं कर रही? विकास एक गवर्नेंस से होता है, गवर्नेंस एक फेडरल गवर्नेंस है, और उसके लिए मैं हमेशा ही तत्पर रहता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल के इस युग के अंदर एक ऑफिसर से भी काम लेना और एक गवर्नेंस को उनको गैलवनाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है मैडम। किसी को फॉलो अप करना, सब कुछ करना, उसके बाद उसका। अब बात ये कि पानी की समस्या जो है, ये पानी की समस्या क्यों है, इसकी तय तक, इसका मतलब है कि सरकार की, हम तो जाके अधिकारी को जाके झड़का सकते हैं ताकि हम कह सकते हैं कि समस्या का समाधान जी। पर बात ये कि गवर्नेंस तो ऊपर सरकार से आएगी ना, सरकार उस बात के लिए करेगी कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, अगर फंड्स की जरूरत है तो फंड्स क्यों नहीं मिल रहे। और यहाँ पर के पिछले दिनों की इंक्वायरी आई कि बोगस कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, किसी फर्म को 50-50 लाख के कॉन्ट्रैक्ट दिए, काम मौके पर हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये भ्रष्टाचार जहाँ पर होता है उसकी आंसरेबिलिटी विधायक की नहीं होती, उसकी आंसरेबिलिटी तो सरकार की होती है और मुख्यमंत्री। चलिए, लेकिन एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते आप अपने हल्के की समस्याओं को लगातार उठाते रहेंगे और उठा रहे हैं। आपने ये आश्वस्त यहाँ पर जरूर किया है इस मंच के माध्यम से। और बड़ा सीरियसली उठाऊंगा। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत भूषण बत्रा जी हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 3 साल का कार्यकाल जो है अभी बचता है, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, और इस बीच साफ तौर पर कहा रोहतक से कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने कि वो जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे, प्रशासन की जो कमियां हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, और ये सरकार का जिम्मा है कि वो किस तरह से काम करवाती है। कुल मिलाकर सरकार जो है वो ये देखे कि आखिर विकास जो है किस और किस दिशा जा रहा है। अगर दुर्दशा है विकास की तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसकी दशा को सुधारना। फिलहाल के लिए आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।